Welcome my dear students. Let's start CBC board class 10th subject science chapter number 7 control and coordination का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो हम लोग बिगिन करते हैं हमारे पहले टॉपिक से दैट इज़ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्या होते हैं? आपकी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर जो भी आपके चेंजेस होते हैं, ठीक है, चेंजेस आर कॉल्ड एज अ स्टिमुलस, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होते हैं उसके अगेंस्ट बॉडी आपके जो भी रिस्पॉन्स देती है, जो भी रिएक्शन देती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रेस्पॉन्स, ठीक है। तो हम लोग जो रिस्पॉन्सेस हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला आपका रिस्पॉन्स होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, सेकेंड रिस्पॉन्स इज वॉलेंट्री एक्शन एंड थर्ड इज इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं पहले रिफ्लेक्स एक्शन से बेसिक चीज़ कि जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि आपकी बॉडी में के कंट्रोल में नहीं होता, मतलब आप इसको अपनी मर्जी से रेगुलेट नहीं कर सकते। तो ये होते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शन, ये सडन और ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके वॉलेंट्री एक्शंस, वो होते हैं जो आपकी विल के अंदर है, मतलब आपके पे इन एक्शंस पे आपका पूरा कंट्रोल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉलेंट्री एक्शन। और जो इनवॉलेंट्री होते हैं ये जस्ट लाइक रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है। ये भी आपके कंट्रोल के अंदर नहीं होते, बट इनवॉलेंट्री एक्शंस को बॉडी के अलग पार्ट को कंट्रोल करते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन को बॉडी के अलग पार्ट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मतलब इनको कंट्रोलिंग जो सेंटर है वो अलग अलग होता है। सो हम लोग इसको आगे डिटेल में करने वाले हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रिस्पॉन्स है दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पे देखो आपके रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग द हॉट प्लेट। आप सडनली कोई हॉट प्लेट टच कर लो तो आपका हैंड ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। वैसे आपका स्नीजिंग या ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ये भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपके वॉलेंट्री में जैसे आपकी विल के अंदर होते हैं, मतलब आपकी मर्जी के हिसाब से चलते हैं। जैसे आपने वॉकिंग करनी है, आपकी मर्जी है ना, आपने किसी के साथ बात करनी है या नहीं करनी, ये आपके कंट्रोल के अंदर है। वैसे आपने कुछ लिखना है, नहीं लिखना, फास्ट लिखना है, स्लो लिखना है, इट इज़ टोटली अंडर योर कंट्रोल। वैसे आपका फूड को च्यूइंग करनी है ना, नहीं करनी, ये आपकी मर्जी है। सो अब आते हैं हम लोग इनवॉलेंट्री पे के एग्जांपल्स पे। तो ये आपका हार्ट बीट है, सेलिवेशन है, सलाइवा आना मुँह से, रेस्पायरेशन है, वॉमिटिंग हो गया, ये हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारे पहले रिस्पॉन्स को दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए कि जैसे सपोज़ आपको एक सडनली एकदम से कोई सामने आपको बस दिख जाती है, कोई बड़ा व्हीकल दिख जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप उस रास्ते से क्या कर दोगे, जंप कर जाओगे, साइड हो जाओगे। तो ये क्या हो गया, एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। वैसे ही आप किसी फ्लेम को, आग को ना सडनली एक्सीडेंटली इसको टच कर लो, आपके हैंड में मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट लगेगी, उससे आप अपना हैंड साइड में कर लोगे, तो वो भी अगेन इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। आपको बहुत भूख लगी, उस टाइम आपको कोई टेस्टी सा आपके फेवरेट डिश मिल जाए आपको, तो आपके मुंह में ऑटोमेटिकली सलाइवा आने लग जाता है, मतलब माउथ गेट वाटर्स, ठीक है। तो ये क्या आपका अगेन इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन, बिकॉज ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, जो भी आप रिस्पॉन्स देते हो उसको बिना किसी थिंकिंग, मतलब उसमें कोई आप माइंड यूज़ नहीं करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक होते हैं और ना ही वो आपके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपने एक हॉट फ्लेम को टच कर लिया, ठीक है। तो जैसे आपने टच करा और सडनली आपने अपने हाथ को बचाने के लिए अपना हैंड को पीछे पुल कर लिया, बट इसमें आपने कोई थिंकिंग वाला पार्ट नहीं करा, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हुआ, ऑटोमेटिक एंड सडन। वैसे ही देखते हैं इसमें एक्चुअल में क्या साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो आपकी बॉडी में जैसे जो आपकी स्किन है, उसके स्किन के अंदर जो हीट रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। तो थर्मो रिसेप्टर इससे जो फ्लेम से हीट आएगी उसको डिटेक्ट करेंगे, है ना, वो भेजेंगे रिसेप्टर्स एक नर्व के थ्रू, मतलब जो आपका नर्व होती है जो मैसेज ले जाएगी आपका इस रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो उस नर्व का नाम होता है, मतलब जो चेन ऑफ नर्व होता है उसका नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, रिसेप्टर से मैसेज को ले जाएंगे आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। अब उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में जब आपका मैसेज आ जाएगा तो कि ये क्या ना, ये स्पाइनल कॉर्ड आपका ब्रेन से अटैच रहता है, बट ये मैसेज कि आपको अर्जेंट रिस्पांस देना है ना, क्योंकि आपकी बॉडी हार्म हो सकती है, आपका हाथ जल सकता है। तो इस लेवल पे क्या आपका ब्रेन के आगे मतलब डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है। तो ये फटाफट क्या करता है, ये एक पर्सन को ना मोटर पे बिठा के भेज देता है ना, ऐसे याद रखना आपने, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो पर्सन को मोटर पे बिठा के भेजता है क्योंकि आपकी सिचुएशन अर्जेंट है। तो वो
जो मोटर न्यूरॉन है वो मैसेज ले जाएगा कहाँ से, आपका स्पाइनल कॉर्ड से लेके आपका मसल तक ले जाता है, जिसको हम लोग इफेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पे आपके मसल्स के अंदर ना प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स को एक मैसेज आएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो द मोमेंट द मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड, तो आपका हाथ जो हैंड है वो जैसी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आपका हैंड क्या पीछे पुल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ मैसेज रिसेप्टर ऑर्गन से, मतलब जो पार्ट इफेक्टेड है वहाँ से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सेंसरी न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन्स मैसेज लेके आते हैं कि क्या आपने रिस्पांस देना है या क्या रिएक्शन देना है, जो स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक आता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे मसल्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इफेक्टर। ठीक है, विच इज़ अ मसल। और यहाँ पे एक टर्म और देख रहे हो आपका रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आपस में जो मैसेज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है वो रिले न्यूरॉन के थ्रू जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो नी जर्क कहते हैं इसे। आप नी के आपके जस्ट अगर नीचे कोई आपके हिट करे तो आपकी जो नी होती है ऑटोमेटिकली ऊपर को लिफ्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखो जैसे पर्सन ने इसके नी पे थोड़ा हिट करा हार्डली नी कैप के नीचे, तो इसकी जो किक है इसको लग गई है ना। तो यहाँ पे ये क्या शो करता है कि ये विलिंगली इसे नहीं करा है ना, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, तो उसको किक लग गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखो जो हमारा वो था रिसेप्टर ऑर्गन था। ठीक है, तो रिसेप्टर आपने नी कैप के उसके यहाँ पे हिट करा। ठीक है, तो रिसेप्टर हो गया। रिसेप्टर से आपका मैसेज जाएगा कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। तो स्पाइनल कॉर्ड, ये सिचुएशन आपका अर्जेंट है, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड अपने बिहाफ पे डिसीजन ले लेगा और मैसेज को भेजेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, याद रखना, अपने मोटर के थ्रू भेजेगा। ठीक है, किसी पर्सन को मोटर पे बिठा देगा वो और फटाफट मैसेज भेजेगा किसको, इफेक्टर पार्ट को। ठीक है, तो इफेक्टर पार्ट को यहाँ तक जाएगा तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा और इफेक्टर में आपके पार्ट में मसल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपके जो बोन्स होंगी वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो आपका लेग्स क्या आपके एकदम से इधर को ऊपर को लिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, और देखते हैं हम लोग, जो सडनली आप कभी ब्राइट लाइट में जाओ तो आपके जो आइज़ में जो प्यूपिल होता है, ठीक है, प्यूपिल क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ विंडो ऑफ द आई। ठीक है, जैसे आपके विंडो से क्या होती है, कितनी लाइट एंटर होती है ना, तो वो विंडो के रेगुलेट करती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे आइज़ है, आइज़ में जो आपको छोटी सी ओपनिंग ब्लैक कलर की दिख रही है, इट इज़ कॉल्ड एज अ प्यूपिल। ठीक है, तो प्यूपिल के आसपास क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ आइरिस। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप लाइट बहुत ब्राइट है, ठीक है, ब्राइट लाइट में आपको लाइट ऑलरेडी बहुत एंटर हो रही है आपकी आइज़ में, तो उस टाइम पे तो प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, तो छोटा सा श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रिंक हो गया। अब जब आप डिम लाइट में आ जाते हो, जब सडनली आप किसी डार्क रूम में एंटर हो गए, तो उस टाइम पे ऑलरेडी लाइट वहाँ पे कम है, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। सो आपका जो वहाँ पे प्यूपिल है, प्यूपिल का साइज़ क्या थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक्सपैंड हो जाता है, सो दैट मोर लाइट कैन एंटर टू योर आइज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्यूपिल जो एक्सपैंड कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, इट इज़ अगेन अ रिफ्लेक्स एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो सन है, सन की लाइट बहुत ब्राइट होती है, तो आप ब्राइट लाइट में आओगे तो आपका रेटिना स्पॉयल हो सकता है, ख़राब हो सकता है, इसलिए जो प्यूपिल का साइज़ वो श्रिंक हो जाता है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के। सडनली आप किसी पॉइंटेड चीज़ पे पैर रख दो, तो आपका जैसे कोई कांटा लग गया या कोई कील लग गई, तो आपका सडनली लेफ्ट जहाँ पे लेग पे लगी है, हाथ पे लगी है, तो वो लिफ्ट हो जाता है। तो अगेन इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम लोग जो एक्चुअल में प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले आप देखो, जैसे यहाँ पे पर्सन कोई हॉट प्लेट, हॉट चीज़ टच कर रहा है, ठीक है, तो हॉट टेम्परेचर है, इसको कौन रिसीव करेगा, ये हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में। ठीक है, तो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे हीट को। अब हीट को ये मैसेज भेजेंगे यहाँ से रिसेप्टर से कहाँ तक, आपका नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, नर्वस सिस्टम, सो मतलब नर्वस सिस्टम जो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज आ गया और वो कौन लेके आ रहा है, आपका सेंसरी न्यूरॉन। अब यहाँ पे मैसेज स्पाइनल कॉर्ड अपने बिहाफ पर मैसेज डिसीजन ले लेगा, है ना, बिकॉज ये सिचुएशन इज़ अर्जेंट, क्योंकि आपका मैसेज अगर ब्रेन पे भेजोगे तो उसको इट विल टेक टाइम, तो उतनी देर में आपके हाथ जल जाएंगे। सो स्पाइनल कॉर्ड अपने बिहाफ पे मैसेज ले लेगा और वो भेजेगा किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, क्योंकि सिचुएशन अर्जेंट है। तो मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आएगी यहाँ से हैंड तक और यहाँ मसल्स तक लेके आएगी। तो मसल्स को क्या मैसेज आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, उनमें जो प्रोटीन्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका हैंड पीछे को पुल हो जाएगा और आपका हैंड ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, इससे आपका हाथ जलने से बच जाएगा। अब जो डिसीजन मेकिंग पावर है यहाँ पे, वो जो डिसीजन पावर है वो किसने काम करा है यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड ने काम करा। ठीक है,
और लेकिन जो आपने एक्शन लिया है, जो भी आपने इसका रिस्पॉन्स लिया है, उसका मैसेज जस्ट इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो इस केस में आपका कोई भी रोल नहीं है ब्रेन का, ब्रेन पे तक खाली बस मैसेज जाता है, मतलब रोल कोई नहीं। डिसीजन मेकिंग पावर तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की है यहाँ पे, क्योंकि डिसीजन आपने अर्जेंट लेना है, इसलिए आपका जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाएगा कि आपने क्या रिस्पांस दिया है, वो मेमोरी की फॉर्म में आपकी स्टोर हो जाएगा। आपको याद रहेगा क्या आपने करा था, मतलब कैसे आपका हाथ टच हुआ था, आपने क्या लिफ्ट करा, ये याद रहेगा। बट डिसीजन इज़ नॉट टेकन बाय ब्रेन इन दिस केस, ठीक है, ओनली मैसेज गोज टू ब्रेन, याद रखना आपने। तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। अभी हमने देखा है बहुत ही क्विक, रैपिड, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, पीपल वाला एग्जाम्पल, आइज़ में होता है जो ब्राइट लाइट में आपका छोटा हो जाता है, वैसे आपका विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट प्लेट, और जो आपका नी जर्क वाला केस था जिसमें नी के आपके नीचे अगर कोई आपको हिट करे तो आपका जो लेग होता है ऊपर को लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एक्शन। और जो यहाँ पे जो पाथ फॉलो करा ना, कि जैसे यहाँ पे पाथ पहले रिसेप्टर के बाद आपका सेंसरी न्यूरॉन के बाद आया आपका स्पाइनल कॉर्ड के बाद आया आपका मोटर न्यूरॉन के बाद आया आपका इफेक्टर। मतलब ये पाथ इसका ऐसे बना ना, इस नर्व इम्पल्स का पाथ इस ऐसे बना, तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इसको हम लोग देख सकते हैं डेफिनेशन में, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, रिफ्लेक्स आर्क, द पाथ वे टेकन बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज़ कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इसको हम लोग और देख लेते हैं अभी थोड़ा सा। पहली चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेन हैज़ नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अभी मैंने बताया था आपको, ब्रेन का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस आपका मैसेज आता है ब्रेन को तक कि हमने क्या एक्शन लिया है। और जो भी आपकी नर्व्स होती हैं, पूरी बॉडी से नर्व्स, वो कहाँ पे आके मर्ज होती हैं, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में आके मर्ज होती हैं। तो मतलब अगर इनकेस आपका स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारे कितना क्रिटिकल है, कितना क्रूशियल है, ठीक है, क्योंकि सारे मैसेज आपकी जो सारे न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे अपना मैसेज लेके कहाँ तक आते हैं, यहाँ पे आपके सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड में आपके सारे मैसेज आपके लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इनकेस स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाए तो सारा आपका जो ट्रांसमिशन का काम है, मतलब उससे मैसेज आने या जाने, क्योंकि ब्रेन तक भी मैसेज कौन पहुंचा रहा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड ही पहुंचा रहा है, ठीक है। तो सारे मैसेज, इनवॉलेंट्री एक्शंस भी स्पाइनल कॉर्ड करता है, रिफ्लेक्स एक्शन भी आपका स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो सारे मैसेज जो बॉडी में ओवरऑल जो मैसेज का काम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए स्पाइनल कॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक मैसेज सेंटर की तरह काम करता है। जैसे आपका पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में क्या आते हैं, बहुत सारे लेटर्स आते हैं ना, रिसीव होते हैं, फिर वो आके डिस्पैच होते हैं, है ना। तो अगर सपोज पोस्ट ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ जाए यहाँ पे ना, तो क्या होगा, मैसेज कन्वे करने का जो मीडियम है ना, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो सेम आपका स्पाइनल कॉर्ड भी इसी तरह होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद रिफ्लेक्स जो आपकी नर्व्स होती है, नर्व्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस, तो नर्व्स हमने दो तरह की देखी हैं। एक तो मैसेज को ले जाती हैं, मतलब नर्व्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर, ठीक है, बॉडी पार्ट टू द ब्रेन। तो देखो रिसेप्टर से बॉडी पार्ट ब्रेन तक ले जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है, जो मैसेज ले जाने काम करती है, हम लोग उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और जो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से वापस रिसेप्टर इफेक्टर ऑर्गन तक लाती है, इट इज़ कॉल्ड एज अ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये आपकी दो टाइप की नर्व हो गई, है ना। तो ये मैंने बता दिया आपको। रिफ्लेक्स आर्क ऑलरेडी आपको बता दिया था। रिफ्लेक्स आर्क में हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं अभी, जो हॉट प्लेट वाला केस है। तो हॉट प्लेट में क्या आपका हीट, वहाँ पे आपका स्टिमुलस है, ठीक है। तो हीट इज़ अ स्टिमुलस, ये आपके रिसेप्टर ऑर्गन रिसीव करते हैं, ये आपके स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। अब मैसेज आपका जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड अपने बिहाफ पे मैसेज लेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजेगा, इफेक्टर को भेजेगा, इफेक्टर आपके मसल्स कॉन्टैक्ट करेंगे और आपका हैंड थोड़ा लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स हमने कह दिया विड्रॉल ऑफ अ हैंड, ठीक है। तो इसका पाथवे क्या हो गया, रिसेप्टर बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी के बाद आपका रिले आपको बताया था मैंने, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको उसको रिले न्यूरॉन्स कहते हैं। तो उसके बाद फिर मैसेज आ रहा है आपका मोटर न्यूरॉन के बाद आपका इफेक्टर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, जो पाथ फॉलो कर रहा है रिफ्लेक्स एक्शन ने या रिफ्लेक्स इम्पल्स ने। मैकेनिज्म ये जो मैंने आपको बताया ऑरली, ये रिटर्न फॉर्म में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे आता है नीड। तो नीड क्या हमें रिफ्लेक्स एक्शन की, तो आप सिंपल सोच सकते हो कि जैसे हमने हॉट प्लेट को टच कर लिया था ना, तो अपना हमने हैंड को क्या कर लिया, हमने हैंड को अपने लिफ्ट कर लिया था, ठीक है, ऊपर को लिफ्ट कर लिया था। तो अगर सपोज़ आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन ना हो,
उस केस में क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो कन्वेंस का आपका जो कन्वे हो रहा है मैसेज वो स्लोली होगा, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक बहुत फास्ट रैपिड रिस्पांस होता है। तो आपका अगर रिस्पांस बहुत स्लो है, आपका ये मैसेज जाएगा आपका ब्रेन तक, है ना, ये सब कुछ जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उतनी देर में आपका स्किन क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। इसलिए हमें क्विक एक्शन या टू ऑफर द क्विक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस या अर्जेंट सिचुएशन में आपको रिस्पॉन्स देना हो तो वहाँ पे आपका रिफ्लेक्सेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा टॉपिक जो था मतलब रिस्पॉन्सेज में दूसरा जो था हमारा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं क्या है इसमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में। तो वॉलेंट्री आपको मैंने बताया जो आपके कंट्रोल के अंदर है और इनवॉलेंट्री आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। ठीक है, तो दोज एक्शंस विच आर नीड थिंकिंग एंड आर अंडर द कंट्रोल। ठीक है, आप इस पर सोच सकते हो और रिएक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज अ वॉलेंट्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पीकिंग, हेयरिंग, ईटिंग, वॉकिंग ये सब आपकी मर्जी के अंदर है। वहीं आपके अगर इनवॉलेंट्री की बात करूँ तो दीज डू नॉट नीड थिंकिंग एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सन। ठीक है, मतलब इनकी थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये आपके कंट्रोल के अंदर है ही नहीं, आप सोच के नहीं काम कर सकते, ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अब अगर ब्रेन की बात करूँ, मतलब ब्रेन में कई डिविजन्स होते हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बता दूंगा। तो ब्रेन का एक पार्ट होता है, पहला पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम कह लो या फोर ब्रेन कह लो। तो जो भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, जो भी आप सोच के करते हो, वो सारे कंट्रोल होते हैं कहाँ से, सेरेब्रम से। ठीक है, और वहीं जो आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं तो वो आपके ब्रेन के जो बचे हुए पार्ट है, दैट इज़ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं। तो जो वॉलेंट्री होते हैं, आपको पता है वॉकिंग करनी है, आप उठते हो चलते हो ना, तो ये आप बहुत स्लो कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस नॉर्मली जो रैपिडली नहीं होते, बहुत स्लोली होते हैं। लेकिन ये जो इनवॉलेंट्री होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कोई भी ऐसे बात कर लो, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ वगैरह हो गया ना, तो ये सारे क्या आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। आपके जैसे हार्ट बीट हो गया, ये बहुत फास्ट चलता है ना, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है और ये फास्ट होते हैं। अब जो मैसेज की बात करूं तो सबसे पहले आपका मैसेज रिसेप्टर पे आएगा, रिसेप्टर बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड से आएगा आपका मैसेज सेरेब्रम, जो आपका माइंड फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर से वो आपका स्पाइनल कॉर्ड आएगा, फिर आपका रिस्पांस इफेक्टर तक पहुंच जाएगा। ये तो आपका पाथवे हो गया वॉलेंट्री एक्शन के लिए। अब इनवॉलेंट्री में आपको बताया सारे स्टेप सेम रहेंगे, रिसेप्टर इसमें भी होगा, स्पाइनल कॉर्ड इसमें भी होगा, बट चेंजेस यहाँ पर आते हैं। ये मेडुला है और यहाँ पे क्या है, सेरेब्रम है। ठीक है, मेडुला कहाँ का पार्ट है आपका, ये आपका इसका हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। ठीक है, तो मेडुला आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, और कुछ आपके मिड ब्रेन भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे बस चेंजेस आएंगे मेडुला और सेरेब्रम में। ठीक है, उसके बाद फिर आपका इफेक्टर आ गया। नाउ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया, रीडिंग, प्लेइंग, हेयरिंग, ईटिंग, है ना, ये सारे आपके कंट्रोल के अंदर है ना। हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, जैसे आप खाना खा लेते हो, आपका डाइजेस्ट खाना होगा कैसे होगा, इस पर आपको कोई भी कंट्रोल नहीं है ना। वैसे पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, जो फूड पाइप मूवमेंट करती है और फूड को पुश करती है माउथ से, है ना, माउथ से स्टमक तक ले जाती है। तो ये जो मूवमेंट होती है आपके कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, तो फूड स्वैलो करना वो भी आपका एक इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग, आपको एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनवॉलेंट्री भी आपके कंट्रोल में नहीं है और रिफ्लेक्स एक्शन भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो दोनों सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, बोथ आर डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट। कैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको शो करूँ तो याद रखना आपने, सभी रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री हैं बट सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब जो इनवॉलेंट्री एक्शंस यहाँ पर होंगे वो रिफ्लेक्स में नहीं आएंगे, मतलब सारे रिफ्लेक्स एक्शंस इनवॉलेंट्री के अंदर आते हैं। तो जो आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना, ये बेसिकली हमारी बॉडी को सेव करने, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में काम करते हैं। वहीं आपके जो इनवॉलेंट्री होते हैं ये इमरजेंसी के लिए नहीं होते, ये आपकी बॉडी में जो नॉर्मल प्रोसेस, जैसे आपका डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये नॉर्मल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, वो आपके रिफ्लेक्स एक्शन काफ़ी फास्ट होते हैं और इनवॉलेंट्री मोस्टली आपके रिफ्लेक्स से कंपेरेटिवली स्लो होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है और ये इनवॉलेंट्री एक्शंस आपके ये ब्रेन कंट्रोल करता है, जो ब्रेन का आपका मिड ब्रेन और या आप कह सो हाइंड ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है ब्रेन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप डिफरेंसेस देख लेते हैं हम लोग, इसके क्या डिफरेंसेस हैं। तो ऑल एक्शंस आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, मैंने आपको बताया सभी रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री के अंदर आते हैं बट सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स एक्शंस काफ़ी फास्ट होते हैं बट इनवॉलेंट्री एक्शंस नॉर्मली स्लो होते हैं, कंपेरेटिवली इससे स्लो होते हैं, वैसे फास्ट होते हैं बट इससे स्लो होते हैं।
और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, और इनवॉलेंट्री आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन का आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट करता है, ठीक है, जो मेडुला होता है उसका। फिर परफॉर्म ओनली ड्यूरिंग, मैंने आपको बताया कि ये इमरजेंसी सिचुएशन होगी जिसमें आपने एक्शन फटाफट लेना, उस टाइम आपके काम करते हैं, और बॉडी के आपके जो नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं ना वो करने वाले, वो आपके ये करते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, जैसे से ब्लड सर्कुलेशन, लाइफ प्रोसेस, मूवमेंट है ना, ये सब आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, बट ये आपके स्लो होते हैं और ये लाइफ सेविंग नहीं होते, लाइफ का प्रोसेस का एक नॉर्मल पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है हार्ट बीट, पेरिस्टाल्सिस, मैंने बताया था पेरिस्टाल्सिस मीन्स जो फूड पाइप में फूड मूव करता है उसको कहते हैं हम लोग पेरिस्टाल्सिस। तो रिमूविंग ऑफ हैंड हॉट प्लेट, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आ सकते हैं, दैट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो आपको देखो, अगर मैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम को फ्लो चार्ट की फॉर्म में शो करूँ, थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक पेरिफेरल के अंदर भी हम लोग इसको ना मर्ज कर सकते हैं ना, इसी का ही टाइप होता है ये। मतलब बॉडी हमारी मेनली 2 चीज़ में डिवाइड होती है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब दिस इज पार्ट इज ब्रेन, और जो ब्रेन से एक वायर से निकल रही है, इट इज़ कॉल्ड एज अ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड एक बोनी केज में प्रोटेक्टेड होती है, इट इज़ कॉल्ड एज अ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वैसे आपका ब्रेन भी क्लोज होता है क्रैनियम के अंदर। तो दोनों भी बहुत हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिला के बनता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, CNS, इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा बॉडी में जो भी नर्व्स निकल रही हैं, कुछ नर्व्स आपकी हेड से निकलती हैं, मतलब ब्रेन से निकलती हैं, है ना। कितनी निकलती हैं? 12 नर्व्स ब्रेन से निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल मतलब माइंड से, मतलब ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन के पास जो कवरिंग होती है वो क्रेनियम की होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रेनियल नर्व्स। सो नर्व जो निकल रही हैं ब्रेन से, इट इज़ कॉल्ड एज अ क्रेनियल नर्व। तो ये नर्व कनेक्ट करती हैं आपके फेस को, आइज़ को, है ना, फेशियल मसल्स को, और थोड़ा नेक के रीजन को यहाँ से कवर करती हैं। उसके बाद जो नर्व्स आपके स्पाइन से निकलती हैं, ठीक है, स्पाइन से टोटल 31 नर्व्स निकलती हैं, 31 पेयर्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे 12 पेयर्स यहाँ निकलते हैं, तो 31 पेयर्स आपके स्पाइन से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज अ स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो जो सेंट्रल नर्व सिस्टम हो गया वो तो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने बना दिया, और जो बचा हुआ सिस्टम है, जो भी ये नर्व वाला सिस्टम है ना, ये नर्व वाला सिस्टम है, जो भी नर्व्स हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ पे जैसे ये आपकी क्रेनियल नर्व आपकी माइंड से, ब्रेन से निकल रही हैं, है ना, और जो बाकी स्पाइनल कॉर्ड्स निकल रही है उसको कहते हैं हम लोग को स्पाइनल नर्व। इन दोनों को मिला के ही हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर ही आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, अब थोड़ा ईजी हो जाएगा कि यहाँ पे देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसमें हमने क्या करा है, डिवाइड कर रखा है इसको पहले किस किस में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल में, ठीक है। तो सारा पेरिफेरल के अंदर ही ऑटोनॉमिक ANS जो करा था हमने वो उसी के अंदर ही आता है ना। तो ब्रॉडली आपका 2 ही डिवीजन होते हैं नर्वस सिस्टम के, ह्यूमन के, दैट इज़ CNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड PNS दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन होते हैं, और जो नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं हम लोग उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व, और जो नर्व्स आपकी ब्रेन से निकलती हैं उसको कहते हैं हम लोग क्रेनियल नर्व, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये तो पॉइंट हो गया हमारा, है ना, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का पॉइंट हो गया, ये भी मैंने बता दिया आपको क्रेनियल नर्व क्या होता है, ये क्या होता है। अब ये आता है आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये तो मेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, मतलब ये सारा थिंकिंग वाला पार्ट, मेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन काम सेंट्रल नर्वस करता है, ठीक है। लेकिन जो बाकी कम्युनिकेशन है बॉडी के साथ, पूरा जो लिंक है ना आपस में, जो बॉडी के अंदर तालमेल है, वो कौन बिठाता है? आपका पेरिफेरल, जो आसपास नर्व है, ठीक है। जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है, जो ये पूरी नर्व निकल रही है यहाँ से ब्रेन से ना, वो तो पूरी बॉडी के ऑर्गन से अटैच है ना, अलग अलग जाके। तो ये इसको कहते हैं हम लोग पेरिफेरल। तो पेरिफेरल क्या करता है? ये कम्युनिकेशन सेटअप करता है किसके बीच में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ, और पूरी बॉडी का, मतलब पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये रोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको
मैंने इसके चार्ट के फॉर्म में दिखा रखा है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो हमारे पास हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना, ये CNS हो गया आपका। इसके दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। वहीं आपका PNS पेरिफेरल नर्व सिस्टम, इसमें आपका एक आगे क्रेनियल नर्व, एक होता है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व टोटल 12 होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं, और ये कहाँ से, ब्रेन से अराइज होते हैं। वहीं स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होते हैं, ये कहाँ से अराइज होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। ठीक है, पेरिफेरल के अंदर ही आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। इसके अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो मैं आपको इसको बताता हूँ कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होते हैं। देखो, जो भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है स्ट्रेस के टाइम पे। ठीक है, जब सिचुएशन स्ट्रेस होती है, जैसे आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो ना आप एग्जाम दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, उस टाइम पे आपकी सिचुएशन थोड़ी सी स्ट्रेसफुल होती है। तो दिस इज़, इसको हम लोग इसलिए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। और दूसरा हमने बताया को पैरासिम्पैथेटिक, जिसको हम लोग PNS भी कहते हैं। तो ये बॉडी को काम डाउन करता है और मतलब बॉडी को नॉर्मल सिचुएशन पे लाता है। ठीक है, तो ये फाइट करने के लिए हेल्प करता है, सिचुएशन एडवर्स कंडीशंस पे आपको प्रिपेयर करता है, और ये आपको कूल डाउन करता है आपको। ठीक है, तो ये देखो, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे आपका हार्ट है ना, यहाँ पे आपको देखो डायग्राम के थ्रू, जैसे आपका हार्ट है, तो अगर सिचुएशन कैसी है, एडवर्स है, मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है, तो उस टाइम में आपका हार्ट क्या करेगा, वो तेज़ से बीट करेगा। ठीक है, और जो तो सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट को तेज़ बीट करवाएगा। क्यों, आपको जब सिचुएशन स्ट्रेस होती है, तो उस टाइम को क्या चाहिए, आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए, है ना, तो ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होता है ना, ये सब चीज़ चाहिए होती हैं। तो हार्ट जितना पंप होगा, उतनी ही आपका ऑक्सीजन सप्लाई होगी, मतलब उतनी ब्लड जाएगा, जितना ब्लड जाएगा उतने आपके फूड ट्रांसपोर्ट होगा, उससे आपकी एनर्जी बनेगी। सो यहाँ पे तो एक चीज़ याद रखना है कि जो सिंपैथेटिक होता है, ये आपका इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। ठीक है, मतलब स्ट्रेस वाली कंडीशन में। जैसे आपका अगर हार्ट की बात करूँ, तो आप ये देखो कि जब अगर हार्ट की बात करूँ, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपका जो हार्ट का ब्रीदिंग कर, मतलब हार्ट का जो पंपिंग का रेट है, वो बढ़ जाएगा, है ना, ये करेगा आपका सिंपैथेटिक। और अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक की बात करूँ, तो ये आपके हार्ट के रेट को क्या करेगा, स्लो डाउन करता है। ठीक है, अगर मैं लंग्स की बात करूँ, ठीक है, लंग्स, तो आपको पता है आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो कब आपका जो लंग्स होंगे वो क्या करते हैं, आपके डायलेट कर जाते हैं। डायलेट मतलब क्या, आप थोड़े से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लंग्स क्या करते हैं, आपका डायलेट कर जाते हैं। और अगर बात करूँ ये पैरासिम्पैथेटिक की, तो ये आपको काम डाउन करता है, तो यहाँ पे जो लंग्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। ठीक है, दे कंस्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। उसके बाद और बात करूँ आइज़ की, जैसे सिचुएशन कोई स्ट्रेसफुल है, जैसे आप कोई क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हो, तो आइज़ पे आप स्ट्रेस डाल रहे हो, तो उस टाइम आपकी जो आइज़ का प्यूपिल का साइज़ होता है, वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, मतलब डायलेट कर जाता है। तो ये लिखा हुआ मैंने पॉइंट यहाँ पे, प्यूपिल क्या करता है, आपका डायलेट कर जाता है। और वहीं अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक की बात करूँ, तो ये आपको काम डाउन कर देगा ना, कूल डाउन करेगा आपको ना, तो उस टाइम पर आपका प्यूपिल का साइज़ क्या हो, छोटा हो जाता है ना। वैसे ही लीवर की बात करूँ, अगर लीवर किस वे में बिहेव करेगा, आपको ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए है ना इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, मतलब लीवर को इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस मोर ग्लूकोज, है ना। बट इसका अपोजिट ग्लूकोज अगर बात करूँ पैरासिम्पैथेटिक में, तो उसको ग्लूकोज के लेवल को डाउन नहीं करता, क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को आपको बॉडी को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो उसमें नहीं करेगा। तो आपने देखा कि ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं ना, ये अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये किसी चीज़ को ट्रिगर करता है, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको कम कर देता है। तो ये होते हैं आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसको आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए आपको, आपने बस वही कर लेना है। एक तो पीपल के बारे में कर लेना आप, है ना, और सलाइवा, आपको पता है जब सिचुएशन टेंस होती है, आपको एग्जाम दे रहे हो, तो उस टाइम आपको थोड़ा भूख वगैरह कम लगने लग जाती है। ठीक है, तो उस टाइम सलाइवा कम प्रोड्यूस होता है, और जब नॉर्मली आ जाते हो, आप एग्जाम दे के फ्री हो जाते हो, तो आपको सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, मतलब इट मीन्स हंगर होनी शुरू हो जाती है। ब्रोंकाई का मैंने बता दिया, डायलेट कर जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी वहाँ पे, फिर ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देगा ना। हार्ट बीट यहाँ पे एक्सेलरेट कर जाती है, यहाँ पे डाउन हो जाती है। बस दैट सफिशिएंट है आपके लिए इतना ये। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर हो गया कंप्लीट। और मैंने आपको इसके लेक्चर पे जो बेस्ड NCERT क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको दे रखे हैं नीचे, इसको स्क्रॉल डाउन करके आप देख लेना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल एज बैक साइज क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आर गिवन। और ऑल्सो मैंने आई हैव प्रोवाइडेड यू MCQs, है ना, अराउंड 15 MCQs है, इसको भी कर सकते हो आप। और बहुत सारे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव वाले, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट टू यू।